गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डीप फाउंडेशन का नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो डीप फाउंडेशन में वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि पाइल कितने टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्किंग एंड देयर फंक्शन, टाइप ऑफ मटेरियल, हर टाइप से मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, आज का जो ये टॉपिक हमारा ये है कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाए। मेथड टू डिटरमिन द पाइल लोड कैपेसिटी, मतलब आपको पाइल लोड कैपेसिटी निकालना है। वो हो सकता है स्टैटिक मेथड हो सकता है डायनामिक मेथड हो सकता है फील्ड मेथड वो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हमको डील करना है। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। मेथड टू डिटरमिन मेथड to determine pile load capacity, pile load कैपेसिटी। हमको क्या निकालना, पाइल लोड कैपेसिटी निकालना है। ठीक है, कितना लोड पाइल ले सकता है उसके बारे में डील करना है। तो यहाँ पे जो है पाइल लोड कैपेसिटी निकालने के लिए हमको कुछ बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे पहला जो मेथड है, दिस इज फर्स्ट स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड, स्टैटिक स्लैश एनालिटिकल मेथड। ठीक है, चलो दूसरा है डायनामिक मेथड, डायनामिक मेथड। थर्ड है दैट इज फील्ड टेस्ट, फील्ड टेस्ट। ये आपको कहाँ परफॉर्म करना पड़ेगा, फील्ड में। ओके, चलो नेक्स्ट है, इसमें फील्ड टेस्ट में भी कुछ बातें निकल के आती हैं। जैसे पहला पार्ट इसका सब पार्ट है, ये आपका निकल के आता है दैट इज पाइल लोड टेस्ट, पाइल लोड टेस्ट। इसको डिटेल में देख लेंगे, पाइल लोड टेस्ट। ठीक है, और बी निकल के आता है साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट, साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट। क्लियर, चलो यहाँ पे मेंशन करता हूँ इस पॉइंट के बारे में। जो साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट है, इसमें एक पॉइंट मेंशन करता हूँ जो कि अक्सर पूछ लिया जाता है। दिस मेथड गिव्स, दिस मेथड गिव्स, दिस मेथड गिव्स end bearing resistance, end bearing resistance, end bearing resistance and skin friction, skin friction resistance, रेजिस्टेंस सेपरेटली, सेपरेटली अलग अलग आपको बता सकता है। साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट मतलब आप इसमें एंड बेयरिंग भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस और स्किन फ्रिक्शन को भी निकाल सकते हो। क्लियर, चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या निकल के आता है, नेक्स्ट है इसका जो टेस्ट है हमारा इंपॉर्टेंट है, दैट इज फोर्थ वन, दैट इज स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इसी में सब पार्ट हो जाएगा, सी पार्ट ऐड कर लो। स्टैंडर्ड, ये भी फील्ड टेस्ट होता है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। ठीक है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट है डी, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट, कोन पेनिट्रेशन टेस्ट। क्लियर, चल सबके बारे में देखेंगे डिटेल में। पहले इनके बारे में डील करते हैं, स्टैटिक और एनालिटिकल, फिर डायनामिक मेथड देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है आपका दैट इज स्टैटिक या स्लैश एनालिटिकल, या मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में उसको सॉल्व करना है। एनालिटिकल
मेथड, ठीक है। चलो इसके बारे में हमको डील करना है। तो ये क्या है, यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डायग्राम बना ले तो बेटर समझ में आएगा। मेरे को निकालना क्या है, मेरे को ये निकालना है कि स्टैटिक या एनालिटिकल मेथड से उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कितना निकल के आता है। तो आप देखोगे यहाँ पे मैं डायग्राम के फॉर्म में बता रहा हूँ, ये एक आपका पाइल है, कुछ भी साइज़ का हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ठीक है, और आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, क्लियर। ये इधर सॉइल मास फिलअप है, ये साइड की सॉइल है, ये बॉटम की सॉइल है, ये पाइल है। अब यहाँ पे आपको दो साइड से अगर आपको इंड बेयरिंग रेजिस्टेंस भी निकालना है और आपको निकालना है साइड से भी, तो आप कुछ इस तरीके से देखोगे। ये है आपका साइड रेजिस्टेंस, दिस इज साइड रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो इंड रेजिस्टेंस है वो ये है, इसको बोलेंगे इंड रेजिस्टेंस, दैट इज क्यू बी इंटू ए बी, एरिया एट बेस, ठीक है, इसको इससे डिनोट करते हैं। और जो ये साइड वाला है इसको क्यू एस एफ, दैट इज क्यू एस एफ, इसको जो डिनोट करते हैं हम लोग है, दैट इज साइड रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग क्यू एस एफ से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो क्या, दैट इज जो भी आपका इसका स्ट्रेस होगा, सॉइल का स्ट्रेंथ होगा, जो साइड की सॉइल है उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, और जो भी इसका एरिया निकल के आएगा साइड से, ए एस, क्लियर। चल ये बात हो गई क्लियर। मान लेते हैं सर्कुलर है तो इसका डायमीटर मान लेते हैं, दिस इज कैपिटल डी, कैपिटल डी, क्लियर। और इसकी जो लेंथ है पेनिट्रेशन की उसको भी मेंशन कर देते हैं यहीं पे, दिस इज कैपिटल एल, दिस इज कैपिटल एल, क्लियर है। चल तो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी क्यू यू पी, अल्टीमेट लोड जितना पाइल ले सकता है वो किसके बराबर होगा, दो चीज़ों के समेशन के बराबर होगा, इंड बियरिंग होगी प्लस साइड होगा। तो दिस इज क्यू इंड बियरिंग प्लस क्यू सेफ, साइड से हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे इसको और फर्दर क्लासीफाई करें तो इसको क्या लिख सकते हो, इसकी जगह पे लिख सकते हो दिस इज क्यू बी इंटू एरिया एट बेस प्लस दिस इज, ये आपको और मेंशन किया है, क्यू एस इंटू ए एस, ठीक है। ये क्यू एस है जो कि स्ट्रेंथ साइड की सॉइल की है, और ए एस जो है वो आपका पेरीफेरल एरिया हो जाएगा, ठीक है। चल तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर मेरे को यहाँ पे तो एक जनरल फार्मूला, इस पे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए और इसके बारे में मैंने कल आपको बताया भी था। चल अब इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में भी, इसके एरिया को हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि अगर आपका फुटिंग सर्कुलर होगा, पाइल फाउंडेशन आपका सर्कुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ दिस इज एरिया, यहाँ पे मैं सर्कुलर, और यहाँ पे मैं स्क्वायर, ठीक है। एरिया दिस इज, यहाँ पे सबसे पहले मैं मेंशन करूँगा बेस एरिया, बेस एरिया। अगर सर्कुलर है तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो,
दिस इज बेस एरिया, जिसको ब्रैकेट में मैं ए और बी सफिक्स में बी लिख रहा हूँ, ठीक है। सर्किल का एरिया आप बताओ बेस के हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से रहेगा सर्किल का ये। तो इसका डायमीटर अगर मैंने डी माना है, क्या माना है डी, तो इसका एरिया नहीं लिख पाओगे बेस के हिसाब से, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है, क्या आएगा इसका, दिस इज π/4, क्या लिखोगे डी स्क्वायर। अगर यही चीज़ स्क्वायर के फॉर्म में होती, स्क्वायर के फॉर्म में होती तो कुछ इस तरीके से होती। तो इसका डायमेंशन अगर बी आपने माना है तो इसका एरिया क्या लिख पाते आप, स्क्वायर का एरिया हो जाता है साइड स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज बी स्क्वायर, क्लियर। चल उसके बाद में अगर मैं बात करूं बेस एरिया हो गया, अब बात करते हैं साइड एरिया की, ठीक है, या स्क्रीन सरफेस एरिया। दिस इज स्किन सरफेस एरिया, AS, स्किन सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड AS। और ये जो आपका निकल के आएगा AS, वो AS होगा। अगर बात करें सर्कुलर है तो सर्कल का पेरीमीटर आपको पता होता है, क्या होता है 2πr या πd होता है, क्या होता है πd। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज द πd, ठीक है, इसको मेंशन कर सकते हो πd, क्लियर। तो इसने πd, अच्छा πd तो सिर्फ इसका पेरीमीटर हो जाएगा, लेकिन आपका जो पाइल है उसकी लेंथ कितनी है, L है। तो पूरा एरिया अगर सरफेस एरिया इसका लोगे, ऐसे समझ लो इस तरीके से आपका पाइल है, तो पाइल का अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर शेप में अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर शेप कुछ इस तरीके से बनेगा जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चल इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। और आपका जो एरिया आएगा ना, एरिया देखो पेरीमीटर इसकी हो जाएगी 2πr, और अगर इसकी लेंथ L है तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा 2πr इंटू L। तो इसको लिखा जा सकता है क्या, πd इंटू L। अब बात आती है किसकी, अब बात आती है स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना आता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है बताओ। पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर जितना हम लोग कवर कर सकते हैं, दिस इज द पेरीमीटर बी, कितना हो जाएगा इसका 4b हो जाएगा। लेकिन ये आपको अगर देखें 3D में बना के बताएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बनेगा। कुछ इस तरीके से ही बन के आएगा आपका निकल के, ठीक है। तो ये आपका B हो जाएगा, ये भी B हो जाएगा। बनाने में ऐसा हो गया थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, और इसकी लेंथ L मान लो। तो आपको पेरीमीटर लिखना है ना इसका, तो पेरीमीटर इसके केस में अगर आप इसके केस में लिखते पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर तो ये तो πd आता सिर्फ, यहाँ पे पेरीमीटर लिखते तो 4b आता, ठीक है, ओके। चलो लेकिन स्किन सरफेस एरिया पूछा है, एरिया के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करोगे 4b इंटू L। जैसे रेक्टेंगल का आप क्या पढ़ते थे, 2 टाइम L प्लस b पेरीमीटर होता था रेक्टेंगल के केस में, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन L और B दोनों बराबर होते हैं किसमें, स्क्वायर के केस में। तो जहाँ L है वहाँ पर B रख दोगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम B हो जाएगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4b हो जाएगा। तो ये बेसिक फंडा है, इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो स्किन सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा πd इंटू क्या होता है L होता है, और अगर मान लीजिए स्क्वायर फुटिंग स्क्वायर पाइल है आपका तो उसका निकल के आएगा 4b इंटू L। बेस एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर सर्कुलर, और जो b स्क्वायर आएगा ये आपका इनके साफ आएगा स्क्वायर, ठीक है। चल तो इस तरीके से आपने इनको बता दिया, ठीक है। चल तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं आगे इनको जोड़ के थोड़ा सा और कुछ बातों के बारे में बात करता हूँ, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इसको रफ कर देते हैं बिकॉज आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात ये करेंगे कैसे इसको एनालाइज करते हैं। स्टैटिक मेथड हम पढ़ रहे हैं अभी, एनालिटिकल मेथड के बारे में हमको बात करना है, ठीक है। इस पे अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में, चाहे वो आप आईएएस का मेंस उठा के देख लो, बट एसएससी जेईई में अभी तक मेंस में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। एसएससी जेईई के जो पेपर था उसमें सिर्फ इन्होंने प्री तक ही पूछा है, ठीक है। लेकिन कल को अगर पूछ ले तो हम तैयार रहेंगे, तो उसके बारे में भी हमको क्वेश्चन थोड़ा बहुत आना चाहिए। पहला केस है, अगर मान ले देखो एक जनरल फॉर्म तो मैंने बता दिया, ऐसे दो केस निकल के आते हैं, एक सैंडी सॉइल के लिए निकल के आता है और एक क्लेई सॉइल के लिए निकल के आता है, ठीक है। तो पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लेई सॉइल के केस में, ठीक है। केस 1, क्लेई सॉइल, ठीक है। क्लेई सॉइल के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करने जा रहे हैं, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ क्लेई सॉइल में, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ अल्टीमेट लोड जो हमने मेंशन किया था, दैट इज़ QUP इक्वल टू QB एरिया बेस प्लस QS इंटू AS। इसी को फर्दर कंटिन्यूएशन में इसके टर्म को डिफाइन करना है, ठीक है। वेयर QB इज यूनिट इंड बियरिंग रेजिस्टेंस, यूनिट इंड बियरिंग रेजिस्टेंस, क्या है, इंड बियरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। या इसको लिख सकते हो और करके भी लिख सकते हो, और अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट द बेस, ठीक है। कहाँ पे, बेस पे, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट द बेस, क्लियर। चल फिर यहाँ पे बात करते हैं इसी के पैरामीटर को पैरेलल में मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज QS। ये क्या है, दिस इज द यूनिट स्किन फ्रिक्शन, दिस इज यूनिट स्किन फ्रिक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये साइड से रेजिस्टेंस है, इसलिए इसका नाम पड़ गया स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, या इसको दूसरा नाम होता है और करके भी मेंशन कर देता हूँ यहीं पे, और इसको यूनिट एडहेशन भी बोलते हैं, यूनिट एडहेशन बोलते हैं, यूनिट एडहेशन। अब इसका नाम एडहेशन क्यों पड़ा, इसके पीछे रीजन समझो। एडहेशन इसलिए पड़ा क्योंकि पाइल एक दूसरा मटेरियल होता है और जो सॉइल है एक दूसरा मटेरियल है, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। कंक्रीट आपका अलग है और सॉइल आपका अलग है। अगर दो अलग अलग पार्टिकल्स के बीच में कोई फोर्स लगता है तो उसे एडहेशन बोलते हैं, या हिंदी में बोले तो असंजक बल बोलते हैं, ठीक है।
दूसरी बात, अगर सेम पार्टिकल्स के बीच में आपका कोई फोर्स लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोहेशन बोलते हैं। क्लियर? चल, तो इसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं। इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो QS इक्वल टू, एक फैक्टर लेते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा कुछ भी नहीं है, एक आपका एडहेशन फैक्टर होता है। क्यों लेते हैं इसका रीज़न समझो। क्योंकि आपका पाइल है, पाइल के आसपास में कौन है? सॉइल है, इसलिए एडहेशन फैक्टर आपको लेना पड़ेगा एज अ कह सकते हो कि फ्रिक्शन फैक्टर की तरह। ठीक है, इनटू सी बार। यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये बात है कि जब हमको यहाँ पे QS लेना, ध्यान रखिएगा ये बात हम क्ले के केस में कर रहे हैं, अभी सैंड की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी C की वैल्यू आएगी वो क्ले के केस में आएगी, सैंड में तो C 0 होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये C बार क्यों लिया उसका रीज़न अभी पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो C बार है इसको लिखा जा सकता है C बार इज एवरेज कोहेशन, एवरेज कोहेशन अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल। इसको जो लेना है ये लेंथ के अलोंग लेना है। एवरेज कोहेशन अलोंग लेंथ ऑफ द पाइल, अलोंग द लेंथ ऑफ पाइल, लेंथ ऑफ पाइल। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो वैल्यू दी होंगी, एक बेस का भी कोहेशन दिया होगा और एक साइड का भी दिया होगा। तो किसको रखना है? साइड को रखना है। ठीक है, चल नेक्स्ट निकल के बात आई है अल्फ़ा। अल्फ़ा में दो चीज़ें निकल के आती हैं, इसको मेंशन कर देता हूँ। एडहेशन फैक्टर बिटवीन द, दिस इज द एडहेशन फैक्टर between the soil and pile, ठीक है, सॉइल एंड पाइल, या इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं shear mobilization। दूसरा नाम होता है इसका shear mobilization। एक्चुअली मोबिलाइजेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, मोबिलाइजेशन का मतलब होता है रेजिस्टेंस, तो इसको shear रेजिस्टेंस भी बोल सकते हो। क्लियर? तो मैं लिख देता हूँ मोबिलाइजेशन की जगह पे रेजिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ होते हैं जो रटने की ज़रूरत नहीं है, अक्सर एग्जाम में मेंशन करेगा आपको। अल्फ़ा की वैल्यू जो है 0.6 से लेके 0.9 तक, 0.6 से लेके 0.9 तक जो होती है फॉर सॉफ्ट क्ले के केस में होती। मतलब अगर आपकी सॉइल यहाँ पे जहाँ पे आप पाइल लगा रहे हो उसके साइड की सॉइल अगर आपकी सॉफ्ट क्ले है तब आपको अल्फ़ा की वैल्यू क्या लेनी है? 0.6 से लेके 0.9 तक। तो फॉर सॉफ्ट क्ले के लिए, सॉफ्ट क्ले के केस में। क्लियर? चल नेक्स्ट आता है अल्फ़ा अगर आपका 0.4 से लेकर के 0.6 तक जाता है तो इस केस में फॉर मीडियम क्ले होनी चाहिए। ठीक है, मतलब क्ले की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फॉर मीडियम क्ले, फॉर मीडियम क्ले। फिर अल्फ़ा इजकल टू 0.2 से लेके 0.4 तक, अल्फ़ा इजकल टू 0.2 से लेके 0.4 तक, ये है स्टिफ क्ले के लिए। फॉर स्टिफ क्ले थोड़ा सा हार्ड रहेगी, फॉर स्टिफ, तो ये स्टिफ के क्ले के केस में ऐसा होता है। ठीक है, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि ये होता क्या है बस। ठीक है, इसके अलावा ज़रूरत नहीं है आपको याद करने की, एग्ज़ाम में मेंशन करेगा। क्लियर? चल फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इन केस ऑफ क्ले के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको मैंने बताई थी, याद करो अपना बेसिक चैप्टर शैलो फाउंडेशन, वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे हम लोग जो है मेयर ऑफ थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेयर ऑफ थ्योरी मैंने बताया था वो आपका डीप फाउंडेशन के लिए वैलिड था। ठीक है, और जो मेयर ऑफ थ्योरी था वो सी सॉइल के लिए वैलिड भी था, तो उसके बारे में यहाँ पे हमको यहाँ पे देखना है। तो एज पर मेयर हाफ क्यू बी इजकल टू, क्लेई सॉइल है तो सिर्फ CNC आएगा। अगर मान लिया दूसरी सॉइल होती तो ऐसा नहीं लिख पाते,
सिर्फ क्लेई सॉइल के केस में CNC लिख पाओगे, बाकी के टर्म क्या हो जाएंगे, 0। ठीक है, चल बेस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा NC की वैल्यू 9 होती है, दिस इज 9C। ठीक है, 9C। तो यहाँ पे आपने लिख दिया NC = 9। क्लियर। सर्कुलर की बात कर रहे हैं, C इज़ द यूनिट कोहेशन एट द बेस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा C इज़ यूनिट कोहेशन एट द बेस। कहाँ पे है, बेस पे। तो दोनों C में अंतर है, ये C अलग है और ये C अलग है। ये साइड का रेजिस्टेंस का C है, साइड का जो C आएगा, और जो ये C है वो बेस का आएगा जहाँ पे आपका पाइल सिचुएटेड है। तो दोनों में डिफरेंस है, एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ लेना। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में एक ही बताए तो आपको दोनों में से कोई मान लोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सेपरेटली बताएगा आपको एग्ज़ाम में, कहेगा कि साइड का ये है, बेस का ये है, तो आपको उस हिसाब से मानना पड़ेगा। चल, तो पाइल लोड कैपेसिटी इन क्ले, पाइल लोड कैपेसिटी इन क्ले, पाइल लोड कैपेसिटी इन क्ले Q UP = QB AB प्लस QS AS, ये लिख सकते हो। चल, अब अगर सर्कुलर फुटिंग है तो उस हिसाब से बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या आएगा, दिस इज QB। QB की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 9 × C। क्ले का केस ही है तो 9 × C × एरिया बेस प्लस QS की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा × C बार, अल्फ़ा × C बार इंटू क्या लिखोगे, AS। तो ये आपका अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकल गई। ठीक है, तो इतना लोड वो ले सकता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल। ठीक है, सेफ की बात करोगे तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। अब आपको दोनों फुटिंग का मैंने एरिया वगैरह बता रखा है तो मैं लिख देता हूँ। पहला सच दैट, सपोज दैट, पहला केस है ज़्यादातर सर्कुलर होता है, फॉर सर्कुलर। अगर सर्कुलर है, अगर सर्कुलर है, सर्कुलर पाइल है, तो सर्कुलर पाइल के केस में आप क्या लिख सकते हो, दैट इज़ Q UP = सर्कुलर है तो एरिया तो आपको पता है, तो हम लिख सकते हैं 9C। ठीक है, एरिया π/4 × d² प्लस अल्फ़ा C बार, और ये पेरीमीटर इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे, π × d × L, π/d × L। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। मेंस में सीधे 10-10 नंबर, 20-15 नंबर में क्वेश्चन इसी पे आ जाते हैं। सब कुछ बता देता है, C बता देता है, डायमीटर बता देता है, अल्फ़ा बता देता है, C बार, π/d, सब बस आपको पुट करना आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फॉर स्क्वायर पाइल, फॉर स्क्वायर, अगर बात करूं स्क्वायर पाइल की, तो स्क्वायर पाइल की अगर बात करूं तो इसको लिखा जा सकता है, दैट इज़ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल = 9 तो नहीं चेंज होगा, इंटू C। यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया B × स्क्वायर, दैट इज़ B², क्योंकि इसका एरिया जो आएगा स्क्वायर का बेस एरिया वो B² आएगा, प्लस अल्फ़ा आप चेंज नहीं कर सकते, C बार वही रहेगा, और यहाँ पे आप पेरीमीटर जो आएगा वो टोटल आएगा 4BL। तो इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं भी डीप फाउंडेशन कभी पढ़े होगे तब भी आप लगा ले जाओगे। क्लियर, क्योंकि सारी चीज़ें सैलो फाउंडेशन से क्या हैं, रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आपको स्क्वायर होगा तो उसका विड्थ दे रखा होगा, लेंथ दे रखा होगा, आप इस तरीके से प्रॉब्लम को कर सकते हो। ठीक है, और ये कहानी जो वैलिड है ना, ये लेंथ लेस देन 25 मीटर के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ये जो फार्मूला वैलिड है, दिस इज़ लेंथ लेस देन आपके सिलेबस में बस सिर्फ इतना ही है कि लेंथ 25 मीटर से लेस है, इससे ज़्यादा वाला सिलेबस आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें गेट और IAS गेट में पूछी जाती हैं, मेंस में 1-2 बार पूछा है, एक बार गेट में क्वेश्चन पूछा है
कि लेंथ आपका 25 से ज़्यादा हो जाए तब क्या करोगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वैसे अक्सर एग्जाम में आपको 10 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर का पाइल लगा के देगा और क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। क्लियर? चल, तो इस तरीके से आप इसको, अगर आपको सेफ निकालना है तो सेफ भी निकाल सकते हो। सेफ अगर आपको निकालना है तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है। सेफ लोड, सेफ लोड, दिस इज सेफ लोड। सेफ लोड निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्यू सेफ या अलाउबल, जो भी अल्टीमेट निकाला है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दो। बस एग्जाम में अच्छे से ये पढ़ लेना कि कौन सा पाइल की बात कर रहा है। अगर फ्रिक्शन पाइल की बात करेगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि सिर्फ यही टर्म आएगा। तो एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना। इंड बियरिंग पाइल बोलेगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, क्योंकि सिर्फ रेजिस्टेंस जो उसको मिलेगा वो इंड से मिलेगा, साइड से नहीं। और अगर आपसे बोला है कि स्किन फ्रिक्शन या फ्लोटिंग पाइल है, इसका मतलब ये वाला टर्म क्या है, 0 है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं उसका रीज़न समझो। काफ़ी ज़्यादा डेप्थ होती है और नीचे कहीं से हार्ड स्ट्रेटा होता नहीं है, तो वो फ्लोट करता रहता है, एक तरीके से फ्लोट करता रहता है, ऐसा लगता है तैर रहा है, ठीक है। उसका कोई फ्लोट का मतलब ही होता है, जैसे आपसे कहा जाए कि आप सबमर्ज कर गए। सबमर्ज करने का मतलब है कि आपका बॉडी जो है जा करके जो भी नदी है या सी है उसके बॉटम पे टच कर जाए, इसका मतलब हो गया सबमर्ज। अब आप पानी में तैर रहे हो, आपके पैर ज़मीन में नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, फ्लोट कर रहे हो। ऐसे पाइल ही जब हार्ड रॉक के ऊपर नहीं सिचुएट हो पाता है या हार्ड रॉक नहीं होती ज़मीन के नीचे है, बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नीचे होती है, तो उसको क्या बोल देते हो, फ्लोटिंग बोल देते हो। फ्लोट का मतलब तैरता हुआ, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर हम अगला केस सैंड के केस में बात करते हैं। इस पे हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे तो फिर हमको दिक्कत नहीं आएगी। अब चलो इसको रफ कर देते हैं क्योंकि अगला केस हमको पढ़ना है। अगला केस है कि अगर आपको यही पाइल सैंड के ऊपर बनाना है तब आप क्या करोगे, उसके बारे में डील हमको करना है। इसमें गेट पे आईएएस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, चल दैट इज सैंड के केस में बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट केस है क्योंकि हमने क्ले के केस में पढ़ लिया, गेट और आईएएस में इस पे क्वेश्चन निकल के आए हैं, ठीक है। तो फॉर केस 2 फॉर सैंडी सॉइल, तो हम बात करेंगे सैंडी सॉइल के बारे में, यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। चल तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, दो टर्म निकल के आएंगे।
एक तो आपका एंड निकल के आएगा, एक साइड से निकल के आएगा, उसके दोनों के बारे में यहाँ पे डील करते हैं। फार्मूला वही रहेगा, बस चेंज क्या आएगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो इसका टर्म आएगा QB, दिस इज QB इज यूनिट इंड बियरिंग रेजिस्टेंस। इक्वेशन वही रहेगी जो भी आपने शुरुआत में लिखा, Q अल्टीमेट लोड इजकल टू समथिंग बेस रेजिस्टेंस और साइड रेजिस्टेंस, उसका एरिया उससे मल्टीप्लाई किया, वो एक बेसिक इक्वेशन है, वही हर जगह लगेगी। ठीक है, चलो यूनिट, दिस इज यूनिट इंड बियरिंग, यूनिट इंड बियरिंग रेजिस्टेंस इंड बियरिंग रेजिस्टेंस आर इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, दिस इज अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी एट द बेस। ठीक है, पहले भी मेंशन कर चुका हूँ। यहाँ पे एक जो QB टर्म निकल के आपका आएगा, दिस इज QB इजकल टू, दिस इज गामा इंटू L, दिस इज, अगर मैं बात करूँ एज पर मेयर हाफ, अगर मेरी थ्योरी अगर मेयर हाफ के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि देखिए मेयर, देखो यहाँ पे टरजागी तो लगा नहीं सकते, बिकॉज टरजागी थ्योरी इज़ नॉट वैलिड फॉर सैलो फाउंडेशन के लिए वैलिड होती है और डीप फाउंडेशन के लिए वैलिड आपका नहीं निकाल सकते। तो आप देखोगे कि टरजागी सिर्फ लिमिटेड थे कहाँ तक, सैलो फाउंडेशन तक, लेकिन यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी नई निकल के आते हैं, जैसे मेयर हाफ थ्योरी वगैरह है, या स्कम्पटन थ्योरी भी लगा सकते हो, तो उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना है। चल, तो अगर मैं बात करूँ एज पर मेयर हाफ थ्योरी, ठीक है, मेयर हाफ थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। चलो, तो यहाँ पे अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी को क्या लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका सैंडी सॉइल का केस है, अभी क्ले का केस नहीं है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा मेजर फैक्टर है जो इसकी बियरिंग कैपेसिटी में हेल्प करेगा। तो मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ और इस इक्वेशन से ही आप डिसाइड कर लोगे कि इसमें कौन सा टर्म निगलेक्ट करना चाहिए और कौन सा टर्म रखना चाहिए। तो दैट इज Q अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी इजकल टू, क्या लिखते हैं, दिस इज CNC। अभी कोई हम बात नहीं कर रहे हैं कि स्क्वायर फुटिंग है क्या है, किसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सिर्फ एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं, प्लस QNQ की जगह पे हम गामा DF लिखेंगे इंटू NQ प्लस 0.5 B गामा N गामा। ठीक है, चलो क्लियर। अब यहाँ पे एक बात ये कर लेते हैं, एक्चुअली यहाँ पे ये बात करना हमको ज़रूरी है कि यहाँ पे कौन सा टर्म हमको निगलेक्ट करना चाहिए और कौन सा टर्म रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे गामा इंटू DF का जो टर्म आएगा, एक्चुअली डीप फाउंडेशन है, तो डीप फाउंडेशन में क्या होता है कि उसकी जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू विथ। इस वजह से आप देखोगे जो DF वगैरह है, ये जो DF हमने लिखा, ये DF, ये सैलो फाउंडेशन में तो 1 मीटर 1.5 मीटर आता था, बट यहाँ पे कम से कम आपका निकल के आएगा कितने मीटर, कम से कम निकल के आता 10 मीटर 12 मीटर 15 मीटर निकल के आता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म बहुत ज़्यादा निकल के आता है एज़ कम्पेयर टू दिस टर्म, बिकॉज यहाँ पे विथ की वैल्यू बहुत कम होती है। अगर ये 1000 आया तो हो सकता है ये 60 आए, 50 आए, 40 आए, ऐसे ही निकल के आता है, ठीक है, तो इसको निगलेक्ट करना पड़ता। तो इन केस ऑफ सैंड, ठीक है, तो गामा DF मैं लिख रहा हूँ, गामा DF इंटू NQ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 0.5 B गामा N गामा, इससे ज़्यादा निकल के आता है, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़, और दूसरी बात सैंडी सॉइल है, तो यहाँ पे C की वैल्यू क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, क्यों, क्योंकि सैंड है, C तो 0 हो जाता है सैंड के केस में। तो यहाँ पे आप लिखोगे क्या, Q अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, इसको तो निगलेक्ट करना है, निगलेक्ट करोगे तो ये भी ऑल ओवर, आप इसके कंपेरिजन में जब निगलेक्ट करोगे, भाई ये वैल्यू कम है और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसको निगलेक्ट कर सकते हैं किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, क्लियर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो Q अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू, ठीक है, इसको लिखा जा सकता है गामा इंटू DF इंटू NQ। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। अब हमारे केस में यहाँ पे डेप्थ की जगह पे हम लोग लेंथ मेंशन करते हैं, तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में
डेप्थ की जगह पे लेंथ मेंशन करते हैं। डीप फाउंडेशन है ना, डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन। तो क्यू यू इज इक्वल टू राइट डाउन दिस इज गामा इंटू एल ब्रैकेट में और ये एन क्यू। तो ये आपकी इक्वेशन निकल के आ जाती है। ठीक है, चल अब बात कर लेते हैं साइड में। ये तो बेस रेजिस्टेंस निकल के आया एक तरीके से। अब बात करेंगे साइड से, साइड रेजिस्टेंस। साइड निकालेंगे और यहाँ पे ये निकाला हमने केस बेस रेजिस्टेंस, बेस रेजिस्टेंस। ठीक है, साइड रेजिस्टेंस में पहले मैं डायग्राम ड्रा करता हूँ। सपोज दैट ये पाइल है आपका, इस तरीके से आपने पाइल बनाया। लोड आपने अप्लाई किया, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आपको निकालना है। ये साइड से रेजिस्टेंस आपको निकल के आएगा। दिस इज साइड रेजिस्टेंस और ये आपका बेस रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर? चल अब यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप बताओ, यहाँ पे सॉइल को सबसे पहले मेरे को चाहिए स्ट्रेस साइड की। तो अगर सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पॉइंट है, ये ग्राउंड लेवल है, जीएल है, और ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई सॉइल नहीं है। अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर कोई सॉइल नहीं है तो वहाँ पे आपका ओवरबर्डन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। तो आप इस पॉइंट पे वैल्यू क्या लिख सकते हो, जीरो, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगी। और आपको लिखना मैंने बताया था गामा इंटू के गामा एच करके बताया था कि नहीं बताया था, वही चीज़ यहाँ पे भी है, सेम थिंग। तो अगर आप देखोगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने एक्टिव अर्थ प्रेशर और पैसिव अर्थ प्रेशर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, चलो तो अगर आप इसकी लेंथ एल मानते हो, इसकी लेंथ को आपने क्या माना, एल, तो इसको लिखा जा सकता है के टाइम सिग्मा एवरेज, दिस इज के टाइम, या वर्टिकल लिख दो। वर्टिकल क्यों लिखा गया, बिकॉज आपका ओवरबर्डन आता प्रेशर है, तो इसलिए वर्टिकल की वजह से आता है, वर्टिकल डेप्थ के लॉन्ग चलते हैं, इसलिए सिग्मा वी लिखा जाता है। क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा वी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा वी वर्टिकल जो आप लिखोगे वो लिखोगे गामा इंटू एल, बिकॉज इस सॉइल का जो यहाँ पे सॉइल फिलअप है उसकी डेंसिटी सपोज दैट गामा है और लेंथ एल है, तो क्या लिख सकते हो, गामा इंटू एल। तो वर्टिकल स्ट्रेस कैसे लिखते थे, गामा इंटू दिस इज एल। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर? चल, तो ये निकल के आ जाएगा दिस इज के ए गामा इंटू एल। अगर मैं यहाँ पे सिग्मा एवरेज निकालने की कोशिश करूँ, या इसको सिग्मा एवरेज लिख देते हैं या सिग्मा बार लिखते हैं, दोनों बातों का मतलब सेम होता है, बस सिंबल चेंज है। एवरेज लिखोगे तो यहाँ जीरो है, यहाँ पे के इंटू सिग्मा वी है, तो हम लिख सकते हैं जीरो प्लस के इंटू सिग्मा वी डिवाइड बाई 2, या इसको लिखा जा सकता है 1/2 के इंटू गामा इंटू एल। तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जब भी सैंड का केस होगा आपको एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर क्ले का केस में आपको डायरेक्टली सी की वैल्यू आपको वो एवरेज नहीं देता है तो आपको एवरेज करना पड़ेगा। क्लियर? चल नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। अब निकालते हैं साइड रेजिस्टेंस दैट इज क्यू एस। एक्चुअली सैंड है तो सैंड की वजह से फ्रिक्शन भी आता है। आपको पहले भी पढ़ाया था कि जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल का जो स्ट्रेंथ होता है दो कारण से आता है। एक तो उसकी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है और उसका क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। जो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो फ्रिक्शन के कारण भी यहाँ पे इसके साइड में रेजिस्टेंस डेवलप होता है।
सैंड है, इस वजह से यहाँ पे फ्रिक्शन आपको लेना पड़ेगा। क्ले के केस में इतना स्मूथनेस रहता है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं आता है, उसमें अल्फ़ा को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे दैट इज़ QS स्ट्रेस इजकल टू, अगर मैं बात करूँ तो इसको लिखा जा सकता है म्यू, जो कि एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू यहाँ पे, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एवरेज अर्थ प्रेशर से, एवरेज अर्थ प्रेशर, एवरेज अर्थ प्रेशर, और एवरेज अर्थ प्रेशर आपने निकाल रखा है कितना है, 1/2 समथिंग करके निकाल लिया, म्यू टाइम 1/2, दिस इज़ K गामा इंटू L। इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा आप बताओ, आपको लिखना है म्यू, क्या लिखना है म्यू, म्यू एक तरीके का फ्रिक्शन होता है। और अगर मैं बात करूं इनके बीच में जो सॉइल मास है, ये जो कांटेक्ट सरफेस है, ये इसके बीच में अगर मेरा जो एंगल है, कह सकते हो कि जो आपका सॉइल है, सॉइल और जो पाइल है उसके बीच में जो फ्रिक्शन आता है उसका म्यू का वैल्यू जो होगा, दिस इज म्यू, दिस इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बिटवीन पाइल एंड सैंड, पाइल एंड सैंड, और जिसकी वैल्यू होती है म्यू इजकल टू tan डेल्टा। ठीक है, डेल्टा जो है ये एंगल है किसका, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल। ठीक है, किसके किसके बीच में आपका निकल के आएगा, यहाँ पे आपका जो भी सैंडी सॉइल निकल के आएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे डेल्टा आपको पता चल गया। अब आप यहाँ पुट कर सकते हो दिस इज़ 1/2 K गामा L इंटू tan डेल्टा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जब सैंड का केस होगा तभी डेल्टा आएगा, नहीं तो ये वैल्यू ही नहीं आएगी, तो फिर आपको डेल्टा 0 मानना पड़ेगा अगर क्ले का केस होगा। तो दिस इज़ QS। ये तो आपको सिर्फ स्ट्रेस पता चले, आपको क्या चाहिए, आपको फोर्स चाहिए, और फोर्स के लिए आपको स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, एरिया के साथ। तो अगर मैं इस स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को क्या पता चल जाएगा, मेरे को उसका फोर्स पता चल जाएगा कि साइड में कितना फोर्स डेवलप हुआ, इसके चारों ओर कितना फोर्स डेवलप हुआ, वो हम पता कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मैं मेंशन करूं, यहाँ पे कुछ और पैरामीटर्स हैं जिनको मैं मेंशन कर देता हूँ, या एक साथ मेंशन कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है आपको अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ QSF, ये निकल के आएगा QS इंटू एरिया साइड। अब एरिया साइड आप लिख ही सकते हो, अगर मान लिया सर्कुलर होगा तो अगर मान लिया सर्कुलर है AS, दिस इज पाई D इंटू L हो जाएगा। ठीक है, पाई D इंटू क्या हो जाएगा, L। तो ये आपका इस केस में हो जाएगा, किस में, दिस इज सर्कुलर। तो एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ लेना सर्कुलर। और अगर मान लिया आपका ये है AS की बराबर, दैट इज़ 4 इंटू B इंटू L, अगर आपका क्या है स्क्वायर है तब आप ये लगा दीजिए। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में अच्छे से पढ़ लेना कि वो किसकी बात कर रहा है, स्क्वायर पाइल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ QSF 1/2 K गामा L tan डेल्टा इंटू, अगर सर्कुलर होगा तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे, दिस इज़ पाई, दिस इज़ D इंटू L। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर लिखा जाए, अगर मान ले मेरे को निकालना है किसका, स्क्वायर का है, तो 1/2 K गामा L, ठीक है, इंटू tan डेल्टा और ब्रैकेट में 4BL लिख दोगे। ठीक है, रटने की कोशिश मत करना कि फार्मूला याद कर लें, समझने की कोशिश करो कि हम कैसे डेराइव कर रहे हैं चीज़ों को। अगर आपको बेसिक क्लियर होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमको स्ट्रेस सोम का कॉन्सेप्ट चल रहा है, क्या, फोर्स इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, ये लिखना आपको आना चाहिए। एवरेज क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे कोई बर्डन नहीं था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बर्डन था, इसलिए एवरेज कंसिडर किया। यहाँ पे K क्या है, वेयर पैरामीटर में मेंशन कर देता हूँ, वेयर K इज़ अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट, डेल्टा इज फ्रिक्शन एंगल बिटवीन सॉइल एंड पाइल। तो ध्यान रखिएगा, जो अगर सॉइल के बीच में फ्रिक्शन होता
तो आपका फाई लेते हैं और डेल्टा कब लेते हैं, ये मैंने कूलाम थ्योरी में भी आपको डेल्टा सिखाया था कि जब आपका रिटेनिंग वॉल और सॉइल के बीच में फ्रिक्शन एंगल हो तो उसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्लियर? चल, तो इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो नेक्स्ट आपका निकल के आ जाएगा, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो नेक्स्ट लास्ट में मैं लिख देता हूँ पाइल लोड कैपेसिटी। पाइल लोड कैपेसिटी in sand that is QUP is equal to QB AB plus QS into AS। ठीक है, चल बाकी वैल्यू पता है आपको, आप पुट कर सकते हो। QB की जगह पे आप लिखोगे क्या, ये जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आपने निकाली इसके बराबर आप लिख सकते हो QB, क्योंकि बेस पे रेजिस्टेंस है। तो आप निकाल के लाओगे दिस इज गामा इंटू एल इंटू एन क्यू इंटू एरिया डिपेंड करेगा कि आपका कैसा है। अगर मान लो सर्कुलर है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, तो ध्यान रखना है आपको, दिस इज एरिया सेम लिख दिया मैंने, प्लस QS आपने निकाल रखा है 1/2 के गामा एल इंटू 10 डेल्टा इंटू AS। अब वो AS आप चेंज कर लेना अपने हिसाब से कि सर्कुलर है कि आपका रेक्टेंगुलर है, जैसा भी हो आप उस हिसाब से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है इस कॉन्सेप्ट, क्योंकि क्ले का केस आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आपके सिलेबस में पहले था ही नहीं डीप फाउंडेशन, सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए मेंस ये गेट IAS में इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेट IAS में क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। तो इस बात के बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी करा देंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी निकल के आ जाएगी। तो पहले आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बात तो आपने नोट कर ली होगी, एक बार अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ें अब। मैं रफ कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को कुछ और चीज़ें समझानी है। अब डायनामिक मेथड पे आते हैं, ये तो स्टैटिक मेथड था, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे डायनामिक मेथड के बारे में। तो डायनामिक मेथड के बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। तो डायनामिक मेथड के बारे में हमको यहाँ पे बात करते हैं।
चलो नेक्स्ट पार्ट डील करते हैं, दैट इज़ डायनामिक मेथड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन आपका है दैट इज़ डायनामिक मेथड। एक बार देख लेते हैं डायनामिक मेथड के बारे में क्या डील करना है। चल, तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन है हमारा डायनामिक मेथड। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डील करते हैं। चलो, यहाँ से भी 2-3 बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आईएएस में आ चुका है, गेट में आ चुका है। डायनामिक मेथड, डायनामिक मेथड, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। अभी तक आपके जो एसएससी जेईई का एग्ज़ाम है, पहली बात तो डीप फाउंडेशन का मेंस में क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, कल को टेस्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेगा तो कर सकते हो, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको अभी मैं बात करूं तो हो सकता है कहीं ना कहीं, मतलब एसएससी जेईई में नहीं, स्टेट लेवल कहीं ना कहीं एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि डायनामिक मेथड किस लिए यूज़ करते हैं, तो पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने के लिए यूज़ करते हैं, इतना तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी बात भी अगर हमें पता रहेगी तो हम क्वेश्चन निकाल ले जाएंगे। और आपको मैं डायनामिक लिख दिया और आपने कभी सुना नहीं होगा तो फिर वही चीज़ कठिन लगने लग जाती है। तो जो चीज़ हमें पढ़ी होती है वो आसान लगती है, जो हम पढ़ते नहीं वो कठिन लग जाती है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चलो, दैट इज़ पाइल लोड। इसमें सबसे पहला फार्मूला एक निकल के आता है, दिस इज इंजीनियरिंग न्यूज फार्मूला। इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला, दैट इज शॉर्ट में ENR लिख दिया मैंने, इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला। चल, यहाँ पे पाइल लोड कैपेसिटी इज गिवन बाय, दिस इज पाइल लोड कैपेसिटी इज गिवन बाय। एक मिनट पहले कुछ थ्योरी पॉइंट मेंशन कर देता हूँ, फिर आगे लिखाता हूँ। ठीक है, पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मेंशन करना ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पे डायनामिक मेथड के पहले इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि मेरे को जो है ना यहाँ पे पहले कुछ इसके पॉइंट्स हैं, बेसिक थ्योरी फंडा क्लियर कर देता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको बाद में लिख देते हैं, जो फार्मूला है अभी पढ़ाना तो वही है, लेकिन इसके पहले कुछ डायनामिक मेथड के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर लिखते हैं। ठीक है, चाहो तो आप इसको लिखा रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहले डायनामिक मेथड होता क्या है, कैसे परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस मैं लिख रहा हूँ, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, ऐसे एजम्पशन मानी गई है, एजम्पशन द डायनामिक रेजिस्टेंस, the dynamic resistance to derive the pile, to drive का मतलब पुश करना, drive the pile is equal to the ultimate pile load capacity, ultimate load capacity using static method, तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है समझो अच्छे से, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन कि द डायनामिक रेजिस्टेंस टू डेराइव द पाइल इज इक्वल टू
द अल्टीमेट पाइल लोड, जो क्यू यूपी के बराबर था अभी यूजिंग स्टैटिक मेथड, उसके बराबर निकल के आता है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है, दिस इज सेकेंड पॉइंट, इन दिस मेथड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी of hammer is equated to the work done by the pile when it penetrates through the soil plus losses। अब इस बात को समझना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया गया है कि कितना हम लोग काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी देते हैं उतना पाइल लोड लेगा। देखो क्या कह रहा है, इन दिस मेथड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक का मतलब समझते हो, या तो कोई गति से अगर कोई फोर्स लगाते हो देते काइनेटिक एनर्जी, किसी एनर्जी मतलब किसी हाइट से अगर ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जैसे आपका कोई ब्लॉक है, ये आपका एक हैमर है और आपको यहाँ पे गिराना है किसी हाइट से, ठीक है, ये हाइट है आपकी h और यहाँ पे आपका पाइल लगा रखा है, आपने नीचे पाइल लगा रखा है, इसके ऊपर आपको गिराना है, इसी में फंसा हुआ है, डॉट डॉट करके मैं दिखा देता हूँ। इसको गिराओगे तो इस पे आ करके आपका इसके ऊपर लोड अप्लाई हो जाएगा, ये पाइल के ऊपर। क्लियर? तो इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चाहो आप इसको दिखाओ या ना दिखाओ, मैं ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आपका है, दैट इज़ जो भी हैमर है, इसकी हाइट है। पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं लिख सकते, वर्क डन mg/h, इसका कुछ ना कुछ मास होगा, m, और g ग्रेविटी है, h हाइट है, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। जितनी ज़्यादा हाइट से गिराओगे उतना ज़्यादा पाइल के ऊपर लोड जाएगा। तो वही ये बात बोलना चाहता है। इन दिस मेथड काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हैमर इज इक्वेटेड, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो या इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसको इक्वेट करेंगे किसके बराबर, इक्वेटेड टू द वर्क डन बाय द पाइल व्हेन इट पेनिट्रेट्स थ्रू द सॉइल। अब ये हम देखेंगे कि कितना ये लोड इसको पाइल ने कितना पेनिट्रेट किया नीचे। मतलब अगर पाइल आपका यहाँ पे था, लोड पड़ने के बाद हो सकता है कि पाइल कुछ नीचे चला गया हो। अब पाइल यहाँ आ गया है, ये वाला पाइल पहले यहाँ था, यहाँ चला गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो देख लो आप, और कितना इसका पाइल का लोड इसके ऊपर आया। तो वर्क डन इसका भी निकाल सकते हो, W इंटू डेल्टा करके, ठीक है। तो इस तरीके से, या फोर्स इंटू वर्क डन कर सकते हो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। कुछ ना कुछ लॉस होते हैं तो इसमें आप लॉस भी ऐड कर सकते हो, बट हमें इतना डिटेल में फार्मूला डराइव करने की ज़रूरत नहीं है। हमको डायरेक्टली फार्मूला इसने इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला ने मेंशन किया, तो हम उसके हिसाब से अपना काम करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि हम लोग इसमें इक्वेट करते हैं किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, या हम किसको इक्वेट करते हैं, या काइनेटिक एनर्जी को। बस इतना ध्यान रखना। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन आपका निकल के आता है, दिस इज इंजीनियरिंग न्यूज़
रिक्वायर्ड फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईईएस में कई बार पूछा गया। तो पाइल लोड कैपेसिटी इज गिवन बाय पाइल लोड कैपेसिटी that is QUP is equal to WH डिवाइड बाई S प्लस C। ये किसका जनरल फॉर्म है। अभी ना ही इसमें हमने सेफ लोड की बात की है ना कुछ भी, सारे टर्म को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ध्यान रहे ये फार्मूला जो वैलिड है, दिस इज फॉर ड्रॉप हैमर। ये चीज़ ज़रूर पता होना चाहिए एग्जाम में कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। फॉर ड्रॉप हैमर और सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, इसको ब्रैकेट में SH लिख सकते हो, सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान रखना ये ड्रॉप हैमर की बात कर रहा है या फिर किसकी बात कर रहा है, सिंगल एक्टिंग आपका ड्रॉप हैमर या सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर, ठीक है। या तो स्टीम का हैमर बना है, मतलब स्टीम के थ्रू जो प्रेशर लगाया जाता है उसको स्टीम हैमर बोलते हैं, और एक सीधा आप ड्रॉप कर रहे हो तो उसे ड्रॉप हैमर बोलते हैं, फ्रीली ड्रॉप करोगे तो उसे ड्रॉप हैमर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, यहीं पे दूसरा फार्मूला है पाइल लोड कैपेसिटी। और क्या करके लिख सकते हैं, पाइल लोड कैपेसिटी दैट इज QUP। अगर मान ले प्रेशर दिया हुआ तब तो दैट इज W प्लस A इंटू P। अभी सारे सिंबल को मैं मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना है। S प्लस C इंटू H, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, एक तरीके से यहाँ पे ये जो लोड हम निकाल रहे हैं, आप देखो ये W क्या है, लोड है, और लोड इनटू जो हाइट होता है यही एक तरीके का क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मान सकते हो भाई, अगर इसका वेट W है और ये हाइट अगर H है तो इसका वर्क डन क्या हो जाएगा, W इंटू H हो जाएगा। अच्छा, और ये जो QUP है ये अल्टीमेट लोड करेंट कैपेसिटी बाई पाइल है, और इसको अगर मैं उसके जो भी लोड गिराने के बाद में जो सॉइल के अंदर पेनिट्रेशन हुआ वो ये डिनोट कर रहा है S प्लस C क्या है, ये जो है आपका पेनिट्रेशन कितना हुआ पाइल का सॉइल के अंदर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये उसको डिनोट कर रहा है। अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों एक दूसरे से वर्क डन क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो उसी चीज़ को तो लिखा गया है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दिया गया है। तो बेसिक फंडा तो आपका वही होना चाहिए। इसको मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। W इंटू H इजकल टू क्या लिख सकते हो, QUP S प्लस C, ये तो लिख दिया गया है कि नहीं। देखो दोनों वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, ये भी वर्क डन है, तो वही बात तो ये लिखी गई, इक्वेटेड टू द वर्क डन बाय द पाइल व्हेन इट पेनिट्रेट थ्रू द सॉइल। ये पेनिट्रेशन है, ये क्या है, पेनिट्रेशन है, पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेशन ही है, पेनिट्रेशन, और ये तो आपका वर्क डन हो गया, क्लियर। चल आगे बात करते हैं, ये किसके लिए है, ध्यान रखिएगा, ये है फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, फॉर डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, डबल एक्टिंग स्टीम हैमर। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिंगल एक्टिंग है तो वहाँ पे ये टर्म नहीं आएगा, लेकिन अगर डबल एक्टिंग है तो वहाँ पे एक एडिशनल टर्म आपका ऐड हो जाएगा। ओके, चलो इसको शॉर्ट में लिखते हैं DASH। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ पे लिख रहा हूँ सेफ लोड कैरिंग आप पाइल, सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल निकालना है। तो सेफ निकालने के लिए क्या करना चाहिए, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो Q, दिस इज सेफ लोड
इजकल टू जो भी अल्टीमेट लोड आपका निकला डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। चलो, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो वैल्यू ली जाती है, यहाँ पे हमारे केस में, इस केस में जब इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला हम लगाते हैं तो यहाँ पे 6 लिया जाता है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हियर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 6 हियर, यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो Q जो सेफ निकल के आएगा वो निकल के आएगा Q UP डिवाइड बाई 6। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो। दूसरी बात है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं उनको मैं लिख देता हूँ, जिससे यहाँ पे जो आपका आएगा दैट इज़ वेयर W इज वेट ऑफ हैमर इन किलो न्यूटन। यूनिट का बड़ा प्रॉपर केयर आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस फार्मूले, वेट ऑफ हैमर इन किलो न्यूटन, किसमें है, किलो न्यूटन में है। ठीक है, H क्या है, H इज़ द हाइट ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि इस हाइट से अगर आप गिरा रहे हो तो इसको बोलते हैं फ्री फॉल। तो दिस इज हाइट ऑफ फ्री फॉल, हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर। किसमें है, सेंटीमीटर में है। एस है पेनिट्रेशन, ध्यान रखने वाली बातें हैं सारी। एस है पेनिट्रेशन, एस है पेनिट्रेशन ऑफ पाइल पर ब्लो ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एस जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ पाइल है पर ब्लो ऑफ हैमर। ठीक है, मतलब ये प्रत्येक ब्लो पड़ने के बाद में एक ब्लो इसके ऊपर गिरा, ठीक, एक बार हैमरिंग हुई तो उसका नोट करने का तरीका जो है वो एस है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो था ना एस, ये एस ये है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चल, तो एस पेनिट्रेशन हो गया। एच हाइट है, ध्यान रखिएगा सेंटीमीटर में होती है, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, ऐसा नहीं 10 मीटर से गिरा रहे, पाइल इस पर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। चलो, और बाकी पैरामीटर मैं अभी मेंशन करूँगा, पहले आप इसको नोट कर लें। कुछ हैं पैरामीटर जो इम्पोर्टेंट है बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो एस के बारे में मैं डिनोट करूँगा इसके बाद में। पहले आप इसको नोट कर लें। इसमें जो एस है इसके कुछ कहानी आगे और भी है, डायरेक्टली एस आपको नहीं देता है, कुछ चीज़ें इसके साथ जोड़ के देता है, उसको लिखेंगे। बस आपको सबसे ज़्यादा फार्मूला फोकस करके रखना है ये वाला। ठीक है, चल, आगे हम बात करेंगे अभी। चलो, अब आपने नोट तो कर ही लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। चलो, आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसी का डील करते हैं। नेक्स्ट पार्ट डील करने वाले हैं एस के बारे में बताता है, क्योंकि यहाँ पे भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो एस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है।
चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, दैट इज जो पैरामीटर हमारे पास हैं यहाँ पे एस, उसके बारे में बात करते हैं। नोट करके मेंशन कर देता हूँ, एस के बारे में मेंशन करना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो फार्मूले में एस मेंशन करना है उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको तो मैंने पेनिट्रेशन पाइल आप बता दिया, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है इट इज़ टेकन एज, दो तरीके से हम ले सकते हैं। पहला एक ड्रॉप हैमर है, ठीक है, उसके केस में बता देते हैं। एक आपका स्टीम हैमर है, ओके, सिंगल एक्टिंग हो चाहे डबल एक्टिंग हो। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ड्रॉप हैमर के केस में। अगर ड्रॉप हैमर आपका है तब कितना हमको कंसीडर करना है, तो उसको देखते हैं। इट इज़ टेकन एज, ठीक है, इट इज़ टेकन एज, इट इज़ टेकन एज एवरेज वैल्यू ऑफ लास्ट 5 ब्लोज। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के जो 5 ब्लोज होते हैं उनको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट के 5 ब्लोज जो भी होंगे, मान ले 10 दिए हुए हैं, तो लास्ट के जैसे आपके 5 जो होंगे वो आप ले लो, उनका एवरेज कर लो, वो एस की वैल्यू होगी। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मान लिया आपका यही वाला प्रॉब्लम जो है स्टीम हैमर का होता, फॉर स्टीम हैमर सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग हो या सिंगल एक्टिंग एंड डबल एक्टिंग, सिंगल हो या डबल एक्टिंग हो, ठीक है, उस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट के 25 नंबर ऑफ ब्लोज का एवरेज लेना है, ठीक है। एवरेज ऑफ लास्ट 25 ब्लोज, 25 नंबर ऑफ ब्लोज जो आएंगे उनका एवरेज आपको लेना है लास्ट के, ठीक है। मान ले 30 आए तो शुरुआत के 5 हटा देने हैं और लास्ट के जो 25 बचे उनका एवरेज आपको निकाल लेना है। हालांकि वो आंसर आप ऐसा नहीं कि आपको एवरेज करने की ज़रूरत पड़ेगी एग्ज़ाम में, बट आपको पहचानना होगा, एग्ज़ाम में दिया होगा कि किसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो इस चीज़ से ध्यान रखना है। अब एक्चुअली क्या है, जो स्टीम प्रेशर होता है ना, देखिए दोनों में अभी याद करने का तरीका बताता हूँ। इसमें इतने नंबर ऑफ ब्लोज क्यों लिया गया, इसका रीज़न समझो। जो स्टीम हैमर होता है, स्टीम हैमर धीरे धीरे प्रेस करता है पाइल को, धीरे धीरे, लेकिन जो ड्रॉप हैमर होता है वो बहुत तेज़ी से गिरता है। तो जो चीज़ तेज़ी से गिरती है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है, और जो चीज़ धीरे धीरे लगाई जाती है उसमें एनर्जी कम होती है। तो इसीलिए उसमें 5 ब्लोज कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ 5 ब्लो में काम चल जाता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज कितने लेने पड़ते हैं, 25, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पैरामीटर हमारा निकल के आता है, दैट इज कैपिटल सी। सी भी तो एक पैरामीटर था। दिस इज कांस्टेंट, which accounts for elastic compression किसके लिए लेते हैं, इलास्टिक कंप्रेशन के लिए। आप पाइल एंड सॉइल, मतलब जो सॉइल है ना, हो सकता है कि कुछ सॉइल आपकी इलास्टिक कंप्रेशन उसमें होता है। इलास्टिक कंप्रेशन का मतलब वही होता है कि जैसे ही लोड लगाया तब तो वो कंप्रेस हो गई, लोड हटा लिया तो वो आपका अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो इसे कहते हैं इलास्टिक कंप्रेशन, ठीक है। तो इसको लिए भी हम लोग पहलू को कंसिडर करके रखते हैं। चल, तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़े, इलास्टिक कंप्रेशन को भी ओवरकम करने के लिए आपको हो सकता है लोड लगाना पड़ जाए, ठीक है। चल, अब यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज परेशान रहोगे, लेकिन मैं याद करने का तरीका बता दूंगा। ये 2.5 सेंटीमीटर है फॉर ड्रॉप हैमर, किसके केस में है, ड्रॉप हैमर के केस में है, ठीक है।
और जो सी की वैल्यू आपकी ली जाती है ये 0.25 सेंटीमीटर है। ये जो है फॉर सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर SASH एंड डबल एक्टिंग स्टीम हैमर, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब ये दोनों में सर आपको कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि सर इसमें आपने ज़्यादा रखा, इसमें कम रखा। अब आप ये बताओ कि किस में लोड जल्दी इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा? इसमें लोड ज़्यादा आएगा, मतलब इसमें इलास्टिक कंप्रेशन ज़्यादा होगा ड्रॉप हैमर में, इस वजह से इसकी वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर लिया गया। और जो आपका स्टीम हैमर है, स्टीम एक्चुअली क्या होता है, स्टीम में धीरे धीरे प्रेशर लगता है, बहुत ही ग्रेजुअल लगता है, इस वजह से इसमें वैल्यू कम रखी गई। तो एग्ज़ाम में अगर भूल भी जाते हो ना तो मेरा बात याद रखना क्या कि यहाँ पे सन ने क्या बताया था, ड्रॉप हैमर में आपकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इस वजह से ये वैल्यू ज़्यादा रखनी है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्या रखना है, कम। कितना कम रखना है? 10 गुना 1/10 आपको कम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलो डी फॉर 10 ऐसे याद कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टीम वाले केस में आपको क्या करना है, कम करना है। उसके बाद में अगला जो पैरामीटर मेरा था, जो पी था, उसको मैं डिनोट करता हूँ। पी पैरामीटर जो था जब आप स्टीम प्रेशर लगाओगे उसके केस में है। दिस इज स्टीम प्रेशर अप्लाइड ऑन एरिया स्मॉल ए। वो जो एरिया भी लिखा था W + AP, तो वो ये एरिया है, किसी पर्टिकुलर एरिया ए पे आप प्रेशर लगा रहे तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आप पिस्टन या हैमर, अगर पिस्टन होगा तो पिस्टन आप बात करोगे, हैमर होगा तो हैमर की बात करोगे, ठीक है। चल तो इसको हम लिख सकते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। क्यू सेफ लोड, अगर मेरे को फार्मूला लिखना पड़े, क्यू सेफ इजकल टू, फॉर इन केस ऑफ ड्रॉप हैमर क्या लिखोगे, अभी तो पढ़ाया, W × H डिवाइड बाई 6। सेफ की बात कर रहा हूँ ना, तो सेफ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी आएगा, ठीक है, सेफ और 6। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना रहता है, 6 रहता है। और बाकी सैलो फाउंडेशन में मैंने बताया था 2.5 से लेके कितना होता है, 3 होता है। चलो तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, दिस इज हमारी जो वैल्यू आएगी वो S + 2.5 आएगा। ध्यान नहीं, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में है, ये किस में है, किलो न्यूटन में है। तो आपका देखो ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर है, अगर ये सेंटीमीटर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा किस में, किलो न्यूटन। मतलब आपका ये जो लोड निकल के आएगा किस में निकल के आएगा, किलो न्यूटन में निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट फार्मूला जो आता है, आज का लास्ट फार्मूला है, दैट इज़ हिलेस फार्मूला, ठीक है। तो इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूले में कुछ खामियां, मतलब जो उसकी कुछ खामियां रह गई उसको ओवरकम करने के लिए ये फार्मूला आया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये है, इसका जो पाइल लोड कैपेसिटी है, पाइल लोड कैपेसिटी दैट इज़, ये जो निकल के आया दैट इज़ QUP इजकल टू, इसमें एक्चुअली इफ़िशेंसी का टर्म आ गया, ये इफ़िशेंसी है दैट इज़ ηH × ηB, और बाकी कोई चेंज ऐसा खास हुआ नहीं, W × H डिवाइड बाई S + C डिवाइड बाई 2। वही फार्मूला है, कुछ बदला नहीं है। देख लो यहाँ पे WH/ समथिंग करके है, वहाँ पे भी WH है, चेंज क्या हुआ, जहाँ पे इलास्टिक कंप्रेशन आप C ले रहे थे वो C/2 हो जाएगा। और ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैं 2 बार 2 टर्म लेके आया हूँ अलग से, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल याद करने का तरीका। अगर यहाँ पे 2 टर्म आए हैं तो 2 टर्म की जगह पे आप यहाँ पे 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो इस तरीके से भी रिमेंबर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं कि हम इसको रट लें, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत कम चांस रहते हैं ऐसे फार्मूले पूछे जाने के, ठीक है। चल नेक्स्ट बात करते हैं, सेफ लोड कैपेसिटी आप पाइल क्या लिखोगे आप, Q सेफ इजकल टू QUP डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लिया जाता है, क्यों, ऑलरेडी इफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लेना है
वो लेना है 3, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है 3, ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 3। बाकी जो एस है वो वही एस रहेगा जो पहले बताया, सी जो पहले बताया वही रहेगा, हाइट भी फ्री फॉल है, डब्ल्यू वेट ऑफ हैमर है। तो मैं लिख देता हूँ वेयर दैट इज डब्ल्यू इज वेट ऑफ हैमर किलो न्यूटन, एच जो है हाइट ऑफ फ्री फॉल, हाइट ऑफ फ्री फॉल ऑफ हैमर इन सेंटीमीटर, एस है पेनिट्रेशन ऑफ पाइल इन सेंटीमीटर, पेनिट्रेशन ऑफ पाइल इन सेंटीमीटर, और सी जो है दैट इज इलास्टिक कांस्टेंट which accounts इलास्टिक कंप्रेशन। ठीक है, चल इस तरीके से आपने यहाँ पे सारी चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे जरूर ध्यान रखना कितना लिया जाता है, 3 ईटा कॉमा दिस इज बी, दिस इज इफिशिएंसीज। ठीक है, इफिशिएंसी की कोई यूनिट नहीं होती तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चल तो यहाँ पे एच जो है, एच जो आपका निकल के आ रहा है, एच है हैमर की इफिशिएंसी कितनी है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है ईटा बी। तो आप इस तरीके से सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट की। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी, जैसे आपका 1-2 और टेस्ट है उसके बारे में बात करेंगे और क्वेश्चन करवा देंगे आपको इसके बारे में, और एक लास्ट चैप्टर आपका बच जाता है उसके बाद में सॉइल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, तो वहाँ पे भी हम आपको बता देंगे कितने टाइप का सैम्पलर होता है। ठीक है, और कैसे आप वहाँ पे कौन सा डिस्टर्ब सैंपल होता है, कौन सा अनडिस्टर्ब सैंपल होता है, उसके बारे में भी आपको हम वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे टेस्ट को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो ये आपको इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर बस थोड़ा बहुत ध्यान है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, और बाकी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसके पहले जो इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला मैंने आपको बताया वो इम्पॉर्टेंट है, उसको बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का टॉपिक यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलेंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे, इसी का नेक्स्ट पार्ट फर्दर डील करेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही बात करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।